हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से भी। सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो सोमरफील्ड ने, क्योंकि ड्रू लॉरेंज ने हमने देखा था कि जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, उसकी टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है या रेजिस्टिविटी की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है वो गलत आ रही थी। तो सोमरफील्ड ने फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ड्रू लॉरेंज मॉडल में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। और इन्होंने जो मॉडल दिया वो अपना जो भी मॉडल दिया था वो सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, डीजेनरेट गैस माना था। डीजेनरेट गैस माना था और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन उस पर अप्लाई किया था। जबकि ड्रू लॉरेंज ने क्या किया था, नॉन डीजेनरेट माना था और उस पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया था। अभी ये मैंने एक सेशन पूरा बनाया, एक लेक्चर, उस पर आप देख लेना डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट और फर्मी डिराक और मैक्सवेल डिराक हमारे पास क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सोमरफील्ड ने बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन को यूज किया था। अब बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो मैं डायरेक्टली वहां से ले रही हूँ। वी डॉट डेल आर एफ माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सपोज आपके पास ई माइनस ई है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया है, वी क्रॉस बी डेल पी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन टू। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली डी एफ बाई डी टी ड्यू टू कोलिजन था और उसकी वैल्यू मैंने लास्ट में आपको बताई थी कि एफ नॉट माइनस एफ अपॉन टू लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपके बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है। अब सपोज हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ई। ओके, सो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है, उस वजह से मान लीजिए हम केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन को स्टडी करेंगे और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। सो इस कंडीशन में आपको इधर क्या मिलेगा, वी डॉट डेल आर एफ माइनस, अब ई की जगह आप या तो ई ले लीजिए, नहीं तो आप नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। सो देखो, बी को हमने जीरो कर दिया है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और बिकॉज आई एम सेइंग कि हम केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स, हमारे पास एक्स कंपोनेंट इसका होगा। और यहाँ पे आपके पास ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह हम यहाँ पे एप्सिलॉन यूज कर लेते हैं। हाँ, ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ई लेके चलो। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेंगे, तो क्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, ई से मल्टीप्लाई होगा और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स आ जाएगा। सो आ जाएगा क्यू ई डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स, या फिर यहाँ पे एप्सिलॉन लेना ठीक रहेगा क्योंकि आगे जाके एनर्जी के लिए हम ई यूज करेंगे। सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एप्सिलॉन वर्ड ले लीजिए ना, हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेते हैं। एप्सिलॉन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। सो ये आपके पास टर्म आ जाएगा। राइट हैंड साइड को हमें कुछ नहीं करना है, एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टू। तो आपके पास कोलिजन टाइम है, मीन कोलिजन टाइम है। अब देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इसका मतलब ये है कि जो हमने मेटल लिया है, उस मेटल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो आपको पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वेलोसिटी हो जाती है सेम, और वो कितनी हो जाती है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक्चुअल में था क्या, पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सबकी वेलोसिटी सेम है, ये भी वीडी से, ये भी वीडी से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीडी से चल रहे हैं। अगर ये वीडी से चल रहे हैं तो किसी टाइम जब आप यहाँ खड़े होके देखेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉन का नंबर दिखाई देगा, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही दिखाई देगा, थोड़ी दूर जाके देखोगे तो भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही दिखेगा। तो पिक्चर जो है काफी सिमिलर, ऐसा नहीं है कि जब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिल रही है और जब आप यहाँ पहुंच गए तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब क्या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस वजह से क्या, पूरे मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो अलग अलग लोकेशन पे, अब आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्स वाई जेड जो है, कोऑर्डिनेट जो है हर पॉइंट के अलग अलग होते हैं। तो अगर पोजीशन वाइज आप देखोगे तो पोजीशन वाइज एफ में चेंज ही नहीं हो रहा। जस्ट होल्ड ऑन।
हाँ, जब पोजीशन में ही चेंज नहीं हो रहा तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में यानी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो एफ में कोई चेंज, एफ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस लोकेशन पे कैसा है हमारे पास। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेम आ रही है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, वो पता ही नहीं चल रहा है अपन को। इसलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड, ये सब कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर डेल आर एफ जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल आर एफ को ओपन करोगे तो यही तीन टर्म आपको मिलने वाले हैं। अब रिमेनिंग रहे ये दो टर्म, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म को हम इक्वल कर देते हैं। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ नोट अपॉन टू, हमें मिल चुका है। यहाँ से एफ माइनस एफ नोट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वो आ रही है क्यू ई तो डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स, ये एफ माइनस एफ नोट की आपके पास वैल्यू आ रही है। अब देखो इफ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो बहुत ही कम अप्लाई करी है। अगर बहुत कम अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, एफ और एफ नोट के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एफ और एफ नोट के बारे में। सो एफ आपके पास क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और एफ नोट क्या है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि जब जस्ट एफ नोट मैंने आपसे कहा था कि टक्कर के बाद का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और जब टक्कर होती है तो टक्कर के जस्ट बाद समझ में भी नहीं आता इलेक्ट्रॉन को कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, वो कंप्लीटली रैंडम मूव करता है, जैसे मैंने एक्सीडेंट का एग्जांपल आपको दिया था। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, राइट। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम रखोगे तो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटाते जाओगे उतना ही इन दोनों का अंतर, डिफरेंस घटता जाएगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्मॉल है तो उस कंडीशन में जो F माइनस एफ नोट है, इनका जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो होगा। जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो इस सिचुएशन में F को हम नियरली इक्वल टू किसके मान सकते हैं, एफ नोट। तो यहाँ पर जो राइट हैंड वाला टर्म है इसमें F को हम किससे रिप्रेजेंट करें, सपोज एफ नोट कर देते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो एक्जैक्टली एफ नहीं मान रहे हैं, एक्जैक्टली एफ में तो हमारा ये वाला टर्म पूरा ही जीरो हो जाएगा, इसलिए हम एक्जैक्टली एफ नहीं मान रहे हैं, नियरली इक्वल टू एफ नोट मान रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ई तो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एफ माइनस एफ नोट। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद आपने थर्मो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, आई डोंट नो आपने फेज स्पेस का कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके पास ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्वांटम नंबर्स बेसिकली एक तरह से आप एनर्जी लेवल मान लो। क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि सपोज आपके पास कोई एनर्जी लेवल है 1s, तो आप जानते हो 1s के फिक्स क्वांटम नंबर होंगे, दैट यहाँ पे n इक्वल टू 1 मिल रहा है, l इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है s के लिए, है ना। और इसके बाद आपके पास इसकी ml की वैल्यू भी आ जाएगी, ms की वैल्यू भी आ जाएगी। सो हर क्वांटम जो नंबर होगा वो एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एनर्जी लेवल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है आपके पास। तो अगर मैं आपके पास फेज स्पेस का थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, तो फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस 6 डायमेंशन स्पेस होता है, और 6 डायमेंशन कौन कौन सी होती है, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये आपको हिंदी में इसको बोलते हैं कला आकाश। तो कला आकाश में आपके पास फेज स्पेस में आपके पास ये 6 वेरिएबल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसे स्पेस में जब आप कोई वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, जब आप कोई वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो वो वॉल्यूम देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक्स वाई जेड होता है तो आप डीवी को क्या लेते हो, आप डीवी वॉल्यूम एलिमेंट कितना लेते हो, डी एक्स डी वाई डी जेड। वैसे ही अगर आपके पास 6 डायमेंशन स्पेस है तो 6 डायमेंशन स्पेस के अंदर जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो कितना होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये आपके पास हो जाएगा। अब ध्यान रहे, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हमेशा एच क्रॉस बाय 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो एच क्रॉस बाय 2 से बड़ा कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को सपोज हम लेते हैं एच के इक्वल, क्योंकि हमें तो प्लांक कांस्टेंट के लगभग कोई कांस्टेंट लेना है, तो क्यों ना हम एच ही ले लें। देखो यहाँ पर आप एच क्रॉस भी ले सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन हमें उससे बड़ा कोई नंबर चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, इसको ओपन करोगे तो कितनी होगी, एच अपॉन 4 पाई आपके पास होगी, एच अपॉन 4 पाई से बड़ा नंबर होना चाहिए। और अगर एच अपॉन 4 पाई से बड़ा नंबर एच है, जाहिर सी बात है एच अपॉन 4 पाई से तो बड़ा ही है एच,
तो हम अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स को लगभग एच के इक्वल माने तो ये देखो dx और dpx मिलके हो गया h, dy और dpy ये भी हो गया h, dz और dpz ये भी हो गया h। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है फेज स्पेस में, h क्यूब होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे डेल एफ का देखा था तो वो एक्स के और वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही उसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, उसमें चेंज केवल किस किस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हम क्यों एक्स वाई जेड को इंक्लूड करें, हम ऐसा स्पेस लेंगे जिसके 3 एक्सिस हो, पी एक्स और पी वाई और पी जेड। इसमें कोई वॉल्यूम एलिमेंट अगर अपन लेंगे तो वो वॉल्यूम कितना होगा, डीपीएक्स डीपीवाई और डीपीजेड, क्योंकि हम किस स्पेस के साथ डील कर रहे हैं फिलहाल, मोमेंटम स्पेस के साथ। तो आपके पास मोमेंटम सिस्टम के उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपके पास कितना हो रहा है, डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड। अब समझना है ना, अब समझना आप। तो जो फेज स्पेस होता है, फेज स्पेस में एक सेल का वॉल्यूम होता है। एक सेल का मतलब ऐसी सेल है, ये एक सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो एक सेल का वॉल्यूम आपके पास कितना है, एच क्यूब है। और उसमें आपके पास जो क्वांटम नंबर है हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था कि क्वांटम नंबर एक सेल में आपके पास कितना है, तो एक सेल का मतलब होता है कि घर बना हुआ है और हमें पता है कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक सेल में आपके पास नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का मतलब इलेक्ट्रॉन का घर। तो एक घर में आपने 2 घर बना दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपके पास 2 रह सकते हैं। सो अगर एक सेल का मतलब है एच क्यूब वॉल्यूम, है ना, एच क्यूब वॉल्यूम मैंने कहा था फेज स्पेस में, इसका मतलब है कि एच क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एच क्यूब वॉल्यूम का मतलब एक सेल, और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पाउली ने बोला था 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो एच क्यूब में के अंदर अगर 2 रह रहे हैं तो बताइए यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में कितने रहेंगे, 2/h क्यूब। और अगर एकांक आयतन में 2/h क्यूब रहेंगे तो मैं आपको पूछूं डीपीएक्स डीपीवाई और डीपीजेड इतने वॉल्यूम में कितने रहेंगे, तो आप बोलोगे 2/dpx dpy एंड dpz, राइट। तो ये आपके पास बेसिकली कितना हो गया, ये आपके पास डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड वॉल्यूम में नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये आपके पास क्वांटम नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटम नंबर नहीं लेना चाहिए मुझे, सिर्फ क्वांटम नंबर्स बोल दीजिए। इतने क्वांटम नंबर्स आपके पास इस वॉल्यूम में होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। और आप इनडायरेक्टली ऐसा भी समझ सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है। अब आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास F माइनस एफ नोट की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू ई, तो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स। तो ये आपके पास यहाँ पर कितना मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास जो आ रहा है वो F माइनस एफ नोट आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं चार्ज फ्लो फ्रॉम मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने जो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया था, इसका वॉल्यूम कितना था, dpx dpy और dpz। ठीक है, सपोज कोई चार्ज जो था आराम से मूव कर रहा था, है ना, आराम से मूव कर रहा था, और उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्रेजेंट, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना था, f। और जस्ट आपके पास इसमें से गुजरने के जस्ट बाद, यानी इसमें एंटर होने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका f था, और इसमें से गुजरने के जस्ट बाद सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने इसमें थे वो टकरा गए, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, एफ नोट हो गया। तो जब तक वो इस वॉल्यूम एलिमेंट में रहेंगे, या जो भी चार्ज यहाँ से गुजरेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कितना चेंज हुआ, F माइनस एफ नोट हुआ। तो एक मोमेंट के लिए आप ये मान लीजिए कि जब तक वो इस वॉल्यूम एलिमेंट में होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे दिया जाएगा, F माइनस एफ नोट से, क्योंकि उसमें जस्ट आने से पहले आपके पास कितना था F, और उसमें से गुजरने के बाद आपके पास कितना हो गया उसका एफ नोट। तो बिना टक्कर किए वो इस वॉल्यूम इतनी डिस्टेंस को पार कर लेते हैं, इस जितने भी इस वॉल्यूम में था। तो हम इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना ले लेंगे, F माइनस एफ नोट लेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गुजर गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपके पास चार्ज फ्लो फ्रॉम मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट, यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट से आपका कितना चार्ज पास हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे F माइनस एफ नोट से, कारण क्योंकि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में एक और चीज बताई थी कि ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेल बोल दो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम लेवल। ओके, एफ आपके पास क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्वांटम लेवल। एक लेवल में आपके पास
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक लेवल में अगर आपके पास मान लीजिए F है, तो हम F नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे F माइनस एफ नॉट, क्योंकि हम इस सेल की बात कर रहे हैं और इस सेल से जस्ट पहले F था, इसके बाद F नॉट हो गया, तो जो चेंज हुआ है इसके अंदर वो कितना हुआ है F माइनस एफ नॉट। तो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो F माइनस एफ नॉट के अकॉर्डिंग अपन को लेना है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम लेवल, एक क्वांटम लेवल में अगर आपके पास F माइनस एफ नॉट इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास क्वांटम लेवल कितने हैं, आपके पास क्वांटम लेवल्स कितने आए, आपके पास क्वांटम लेवल आए थे 2/h³ dpx dpy dpz, आपके पास इतने लेवल हैं। और हर लेवल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आपके पास F माइनस एफ नॉट है कि नहीं है। एक देखो ये है आपके पास क्वांटम लेवल की संख्या, और हर क्वांटम लेवल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिया जा रहा है, F माइनस एफ नॉट से दिया जा रहा है। तो आपके पास इस पूरे वॉल्यूम एलिमेंट से कितना चार्ज गुजर जाएगा, कितना चार्ज गुजर जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू से, तो ये चार्ज जो होगा इस वॉल्यूम एलिमेंट से गुजर जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, क्वांटम लेवल की संख्या, ये तो हो गई क्वांटम लेवल की संख्या, और एक क्वांटम लेवल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, F माइनस एफ नॉट, ये लो। तो ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया है ना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस क्यू से। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, टोटल चार्ज के इक्वल हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल चार्ज ही तो मिलेगा। तो सपोज क्योंकि हमारा ये चार्ज जो है वो किसमें था, dpx dpy और dpz इस वॉल्यूम में था, इसलिए मैं इसको क्या मान लेती हूँ, मैं इसको मान लेती हूँ dq। तो ये जो dq चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, जो इस वॉल्यूम में से फ्लो हो गया। तो आपने सबसे ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, चार्ज फ्लो फ्रॉम मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट से कितना चार्ज फ्लो हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो आपके पास इतना चार्ज फ्लो हो गया। अब इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से करंट निकालते हैं, तो करंट डेंसिटी लेते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में ही यहाँ पे लेना कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल, तो अगर आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, हमने देखा था कि NeVd होता है, राइट। तो सपोज इलेक्ट्रॉन जो है सारे एक्स में जा रहे हैं और उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मान लीजिए वो है Vx, और Ne क्या होता है, टोटल चार्ज होता है। टोटल चार्ज हमें क्या कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने छोटे से एलिमेंट में चार्ज लिया है और वो कितना आया dq, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्म से मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन Vx, ये मैंने Vd की जगह लिखा है, और Ne क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास चार्ज होता है, हमने भी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज लिया है, तो हम यहाँ पे dq ले लेते हैं। तो ये हमें टोटल करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं dq की, तो हमें मिलेगा -2q/h³, और आपके पास देखो तीन इंटीग्रेशन साइन लगेंगे, Vx F माइनस एफ नॉट dpx dpy और dpz आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस Vx को हटाएंगे Px के टर्म में, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है mvx, है ना। अगर Px लिखते हैं, Px इज इक्वल टू क्या होता है, mvx, तो यहाँ से Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Px/m, तो Px/m लिख दो, तो -2q/m/h³ ट्रिपल इंटीग्रेशन F माइनस एफ नॉट Px dpx dpy एंड dpz, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम स्क्वायर कितना होता है, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। सपोज हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन केवल x के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास देखो ये कितना हो जाएगा, 2p dp हो जाएगा, और सिर्फ x को ही चेंज कर रहे हैं, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2px dpx, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, p dp कितना हो गया, px dpx के इक्वल हो गया, राइट। इसके अलावा देखो ये आपके पास px है, ये आपके पास py है, और ये आपके पास pz है। अगर आप इसके अंदर कोई छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो, लेकिन वो वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो क्यूब के शेप का नहीं है बल्कि स्फेरिकल शेप का है, तो वो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिया जाता है, ध्यान रखना, आपको एक गोला बनाना है और फिर उसके चारों तरफ आपको एक और गोला बनाना है ना। और आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच का जो वॉल्यूम है वही हम वॉल्यूम एलिमेंट, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मान रहे हैं, यानी कि px py pz के कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज आपने कोई p रेडियस का स्फेयर खींचा, सबसे पहले p रेडियस ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, जो कि गोले की समीकरण होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे r स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ आपने p रेडियस का एक गोला लिया है और उसकी मोटाई जो है यहाँ से वो मोटाई आपने ली है dp,
तो पी रेडियस और डीपी मोटाई का जो छोटा सा स्फेरिकल शेल, गोलीय कोश, स्फेरिकल शेल आपने लिया, उसका वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। तो ध्यान रखना ये जो बीच में आपके पास सेक्शन है, इस पूरे बीच वाले सेक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप डीपीएक्स, डीपीवाई और डीपीजेड ही लिखेंगे, ये भी वॉल्यूम एलिमेंट है। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो ये आता है, और अगर हम सिंपली वो लेते हैं, यहाँ पे अगर आप क्यूब के शेप का लेते तो भी हम इसे डीपीएक्स, डीपीवाई और डीपीजेड, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो हम तीनों के अंदर ही वॉल्यूम एलिमेंट को डीपीएक्स, डीपीवाई, डीपीजेड से डिनोट करेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड होगा यानी इनकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास तीनों में अलग अलग तरह के शेप होने की वजह से आप अलग अलग लेंगे। सिंपली क्यूबिक में आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्फेयर में आप क्या करेंगे 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, क्योंकि वो गोलाकार आकृति का आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये कभी हमने देख लिया कि अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डील करते हैं तो हमें वॉल्यूम एलिमेंट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पाई पी स्क्वायर डीपी मिल जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन पूरा का पूरा है ना, ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा जेएक्स कितना हो जाएगा, जेएक्स में आपके पास था देखो -2q अपॉन एम एच क्यूब, ये आपके पास था इंटीग्रेशन, एंड आपके पास एफ माइनस एफ नोट की वैल्यू देखो, सबसे पहले आपके पास ये मिल रहा है, ये मैंने एज इट इज लिखा है, 3 इंटीग्रेशन लगा दिए। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एफ माइनस एफ नोट की वैल्यू पुट करते हैं। एफ माइनस एफ नोट आपके पास कितना था, ये देखिए एफ माइनस एफ नोट की वैल्यू कितना है, क्यू ई टो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स। ठीक है, तो मैं रख देती हूँ क्यू ई टो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स, ये तो हो गया आपके पास एफ माइनस एफ नोट। अब आपके पास क्या है, पी एक्स डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये हो जाएगा पी एक्स डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, तो माइनस का 2q स्क्वायर, ई भी अपने पास बाहर आ जाएगा, ओके, एम एच क्यूब, और आपके पास यहाँ स्टो को अंदर रहने दीजिए, डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स आपके पास हो जाएगा, ओके। अब देखो ये अपने पास है पी एक्स, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, अभी अभी हमने देखा था। अब क्योंकि आपको ऊपर एक चीज मिली थी पी डी पी इज इक्वल्स टू, आपको कितना मिला था पी एक्स डी पी एक्स, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, कहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा यहाँ पे देखो, है ना, पी डी पी इज इक्वल्स टू पी एक्स डी एक्स आपको मिला था। इसे आप क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी डेल पी इज इक्वल्स टू पी एक्स डेल पी एक्स, मतलब डी को डेल से हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से आपके पास डेल पी एक्स की वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो वो मिलेगा पी डेल पी अपॉन पी एक्स। ये डेल पी एक्स की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, -2q स्क्वायर ई अपॉन एम एच क्यूब, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स की जगह कितना लिखना है, पी डेल पी, ये आ जाएगा पी डेल पी, और नीचे कितना है पी एक्स, वो ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी एक पी एक्स है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है 4 पाई पी स्क्वायर, तो 4 पाई को भी आप यहाँ ले लो, और कितना बचा पी स्क्वायर डी पी, पी स्क्वायर डी पी। अब इस p से एक p कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन एम एच क्यूब, है ना, इंटीग्रेशन, और आपके पास ये आ जाता है। अब आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डीपी आ चुका है तो 2 इंटीग्रेशन हटा दो, एक ही इंटीग्रेशन काफी है। आपके पास टो भी है, डेल एफ नोट अपॉन डेल पी है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पी एक्स स्क्वायर, और साथ में आ रहा है पी डी पी। ठीक है, ये आपके पास आया है एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर अपन वाई डायरेक्शन में लिखें तो -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन एम एच क्यूब, इंटीग्रेशन टो डेल एफ नोट अपॉन डेल पी, पी वाई स्क्वायर पी डी पी आ जाएगा। सिमिलरली जे जेड में लिखेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पी जेड स्क्वायर और पी डी पी आ जाएगा। तो ये आपको तीनों डायरेक्शन में करंट डेंसिटी मिल चुकी है। अगर हम मीन करंट डेंसिटी निकालें तो मीन जे कितना हो जाएगा, 1/3 जे एक्स जे वाई जे जेड। एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन एम एच क्यूब था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 3 एम एच क्यूब, और सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, टो सब में है, डेल एफ नोट अपॉन डेल पी सब में है, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, साथ में पी डी पी कॉमन आ जाएगा, सो पी डी पी आपको इस तरह से मिल जाएगा।
अब क्या मिल रहा है अपन को, देखो -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन 3m h³ इंटीग्रेशन तो डेल एफ नॉट अपॉन डेल पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे ऑलरेडी पी है तो कितना आ जाएगा p³ dp। ठीक है, तो ये मीन जे हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे मोमेंटम को चेंज एनर्जी के टर्म में। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालिए तो कितना मिल रहा है आपको, √2me मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से दोनों साइड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूँ तो इधर आ रहा है आपके पास dp और इधर आपके पास आ रहा है √2m को रहने दो, सिर्फ √e का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो √e का मतलब nx की पावर n-1, तो n x की पावर n-1 साथ में आ जाएगा de, या फिर आप इसे लिख सकते हो, देखो √2m 1/2√e और de। ठीक है, और या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, नीचे भी आपके पास ऊपर, चलो ठीक है इसको बाद में हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास डीपी आ रहा है ना, डीपी आ चुका है हमारे पास और यहाँ से पी भी आ चुका है, तो पी आ चुका है और डीपी भी आ चुका है। सो इस एक्सप्रेशन में पी और डीपी को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर भी डेल पी को हटा देंगे। सो आपके पास कितना आ जाएगा, J इज टू -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन 3m h³, ये तो हमारे पास कांस्टेंट था तो एज इट इज था, डेल एफ नॉट अपॉन डेल पी है। अब देखो नीचे डेल पी है ना, नीचे आपके पास डेल पी है, तो आप यहाँ से डेल पी की जगह क्या लिख सकते हो, √2m और 1/2√e और साथ में डेल ई, है ना, ये तो आ जाएगा डेल पी की जगह। और ऊपर आपके पास कितना था, ये देखो ये तो p लिख दिया, उसके बाद आपके पास है p³। p³ का मतलब ये पूरा टर्म है इसका 3 पावर, तो ऑलरेडी 1/2 तो है। सो 2me की पावर ऑलरेडी 1/2 है, आप क्यूब कर रहे हो तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और फिर आपके पास आ रहा है dp, फिर से dp आपके पास आ रहा है तो वापस ये का ये टर्म लिखो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, √2m 1/e और साथ में आ जाएगा आपके पास de। अब आपके पास देखो √2m से √2m कैंसिल आउट, 1/2e से 1/2e आपके पास कैंसिल आउट, है ना, ये नीचे थे इसलिए। सो आपके पास यहाँ पर कितना बन रहा है, -8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन 3m h³ इंटीग्रेशन तो डेल एफ नॉट अपॉन डेल ई 2me की पावर 3/2 साथ में आ जाएगा de। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट, ये वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला ई एनर्जी है, इसलिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन ले लीजिए, नहीं तो आप एनर्जी को एप्सिलॉन ले लीजिए, है ना, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि दिस इज एनर्जी, सो एप्सिलॉन रख रहने दीजिए उसको। अब अपन क्या करेंगे, हाँ इतना हो गया। अब देखो एफ नोट, क्योंकि पाउली सोमरफील्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और मैंने आपसे बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं उस वक्त भी ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो एफ नोट है। सो एफ नोट का फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, 1 + e⁻ एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी। अब मुझे एप्सिलॉन नहीं लेना चाहिए क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, तो ई लेना चाहिए, ई माइनस ई एफ, है ना, E - EF अपॉन के टी, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा हुआ होगा। तो अगर आप यहाँ से डेल एफ नॉट अपॉन डेल ई करते हैं तो देखो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के ई के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन कोई भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स की बजाय क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी और इस पूरे का स्क्वायर। और उसके बाद जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका भी हमें अवकलन करना पड़ता है, तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और ई का कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का वापस एक्सपोनेंशियल होता है, तो ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब एक्सपोनेंशियल में भी ऊपर फंक्शन है तो इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका हम आपको करना पड़ेगा ई के रेस्पेक्ट में, तो देखो ई माइनस ई एफ अपॉन के टी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ई की पावर देखो, अगर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी है तो आपके पास जो के टी है वो तो सेम, इसको क्या लिख सकते हो आप, ई की पावर सिंपली ई अपॉन के टी और ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी तो अपन को लिखना नहीं है क्योंकि हमें ई के रिस्पेक्ट में करना है। सो सिर्फ इस फंक्शन का करना है, किसका करना है, एक्सपोनेंशियल का तो हम कर चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, ओनली ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, तो ई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ई एफ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, और 1/के टी जो है वो दोनों के साथ में रहेगा। सो आपके पास 1 अपॉन के टी से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है माइनस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी अपॉन के टी, और मिल रहा है अपन को
1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी और होल स्क्वायर। ये देखो आपको मिल रहा है डेल एफ नोट अपॉन डेल ई की वैल्यू। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको आप एफ नोट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस एफ नोट 1 माइनस एफ नोट अपॉन के टी लिख सकते हैं। अभी ये हमने कैसे कहा कि आप ये कैसे लिख सकते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता देती हूँ। देखो सपोज ई माइनस ई एफ अपॉन के टी को मैं अल्फा मान लेती हूँ, है ना, पूरे को, तो डेल एफ नोट डेल ई आपके पास हो जाएगा माइनस साइन के साथ में है हमारे पास, है ना, माइनस ई की पावर अल्फा, नीचे आपके पास है के टी 1 प्लस ई की पावर अल्फा और इसका स्क्वायर। अल्फा मैंने पूरा फंक्शन मान लिया क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना है उसको, और ये केवल समझाने के लिए आपको कि कैसे आया। सो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर अल्फा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज के टी, इसका स्क्वायर है सो 1 प्लस ई की पावर अल्फा और 1 प्लस ई की पावर अल्फा ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए मल्टीप्लाई में यहाँ 1 लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, प्लस ई की पावर अल्फा, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर अल्फा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ नोट ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ नोट, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एफ नोट बाई के टी। अब बचा हुआ टर्म को लिख लो ई की पावर अल्फा और 1 प्लस ई की पावर अल्फा। तो वापस आप आ जाइए, एफ नोट की वैल्यू आपने कितनी मानी है, 1 प्लस ई की पावर अल्फा, है ना, एफ नोट आपके पास कितना है, एफ नोट आपके पास कितना है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर अल्फा। तो यहाँ से 1 प्लस ई की पावर अल्फा निकालिए, कितना आ रहा है 1 अपॉन एफ नोट आ रहा है, और ई की पावर अल्फा निकालिए, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एफ नोट माइनस 1 आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको चाहिए ई की पावर अल्फा और नीचे चाहिए 1 प्लस ई की पावर अल्फा, है ना। सो आपके पास वैल्यू चाहिए ई की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन ई की पावर अल्फा। तो ई की पावर अल्फा की जगह तो क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन एफ नोट माइनस 1, और 1 प्लस ई की पावर अल्फा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन एफ नोट लिख सकते हो। सो ऊपर आपके पास एलसीएम ले लो, कितना मिल रहा है आपको 1 माइनस एफ नोट मिल रहा है आपको, है ना, और नीचे आएगा एफ नोट, और यहाँ आई होप मेरा फोटो बीच में नहीं आ रहा हो, तो एफ नोट से एफ नोट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस एफ नोट आ रही है, ठीक है। सो ये पूरा फंक्शन जो आपने लिया है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस एफ नोट, तो वही मैंने लिखा है एफ नोट 1 माइनस एफ नोट अपॉन के टी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे आया था। अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है डेल एफ नोट अपॉन डेल ई, है ना। मान लीजिए हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो फर्मी टेम्परेचर से बहुत कम है, इस पर्टिकुलर रेंज में अपन ले रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको दोनों साइड के टी से मल्टीप्लाई करूं तो के टी एफ हो जाएगा। के टी क्या होती है, एनर्जी, तो आपके पास ई हो जाएगा, और के टी एफ क्या होगा आपके पास, ई एफ हो जाएगा, फर्मी एनर्जी, क्योंकि ये फर्मी टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ई इज वेरी वेरी लेस देन ई एफ हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, अब देखो ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा फंक्शन ऐसा होता है जो हर जगह जीरो होता है, किसी एक वैल्यू पर उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और वापस हर जगह वो जीरो होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा फंक्शन। हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि देखो हमारे पास जो एक्चुअल में डेल एफ नोट में वो डेली आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है एफ नोट और 1 माइनस एफ नोट अपॉन के टी। तो अगर आप एफ नोट का ई के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें, है ना, एफ नोट को हमें ई के साथ साथ में देखना है, तो अगर मान लीजिए एनर्जी की वैल्यू सपोज आप बढ़ाते हैं, और मान लीजिए कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ने से एफ नोट बढ़ता है, मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं, मान लीजिए ई बढ़ाने से एफ नोट बढ़ता है, अगर आपका एफ नोट बढ़ा तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में, अगर आपका एफ नोट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना यहाँ पे माइनस एफ नोट है, तो ये जो दूसरा वाला टर्म है ये उतना ही घट जाएगा, तो ये उसको बढ़ने नहीं देगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर आपका एफ नोट किसी वजह से घटता है तो ये फंक्शन आपका घटेगा, लेकिन ये माइनस होने की वजह से बढ़ेगा, तो ये फंक्शन फिर से उसको नहीं घटने देगा। तो चाहे आप एनर्जी की वैल्यू बढ़ाओ, चाहे आप एनर्जी की वैल्यू घटाओ, आपका एफ नोट अगर बढ़ता है तो भी वो चीज आपके पास वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, और अगर आपके पास घटता है तो भी नहीं हो रही है। तो सिर्फ आपको एफ नोट का एक्सप्रेशन देखना है जो कि आपके पास ये था ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो जब आप ई की वैल्यू ई एफ के बराबर लेते हो तो आपके पास एफ नोट की वैल्यू कितनी आती है 1 प्लस ई की पावर 0, और वो आपके पास आ रही है 1/2, राइट। तो ई इक्वल टू ई एफ पर आपके पास एफ नोट की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। अब अगर आप एनर्जी को ई एफ से कम लेते हो
चाहे आप EF से ज्यादा ले लो, दोनों ही स्थितियों में आपके पास ये वाला फंक्शन जो है ये घटेगा, क्योंकि ये उसको बढ़ने तो दे नहीं रहा है, क्योंकि आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घट जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास सिर्फ मैक्सिमम कहां पर मिलेगी, E इक्वल टू EF पर। तो ध्यान रहे E इक्वल टू EF पर आपके पास ये फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा, बाकी हर जगह ये क्या होगा, एक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो पूरा क्या बन जाएगा, डेल्टा फंक्शन। तो अगर आप राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट डेल्टा फंक्शन बन रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब डेल एफ नोट बाय डेल ई जो है ये क्या होना चाहिए, किसी डेल्टा फंक्शन के जैसा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सो अगर हम इसे डेल्टा फंक्शन बोलेंगे तो डेल्टा फंक्शन को लिखने का तरीका समझिए कि अगर आपके पास ये सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स के साथ में, और ये एक्स इक्वल टू ए पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है, उसके आजू बाजू में सब जगह ये घटता है, जीरो हो जाता है मान लीजिए, तो हम इसे लिखते हैं डेल्टा एक्स माइनस ए। डेल्टा एक्स माइनस ए का मतलब ही ये है कि ये एक्स के रेस्पेक्ट में है फंक्शन, बट केवल एक्स इक्वल टू ए होगा, यानी एट एक्स इक्वल टू ए डेल्टा आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एफ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जब आपके पास एक्स की वैल्यू ए के बराबर नहीं होगी तो आपका फंक्शन आपको हर जगह जीरो मिलेगा। तो ये भी हमें डेल्टा फंक्शन लेना है, तो हम क्या ले लेते हैं इसको, ये डेल्टा हो गया। अब हमारा वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, देखो y तो है आपका एफ नोट, और किसके रेस्पेक्ट में खींच रहे हो, e के रेस्पेक्ट में। तो आपका एफ नोट तो आ गया फंक्शन है ना, और आपने ये जो फंक्शन खींचा है वो किसके रेस्पेक्ट में खींचा है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस, एक्स की जगह क्या है अपने पास, e है, तो x की जगह मैंने e ले लिया, माइनस एक्स इक्वल टू ए, यानी किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम मिल रहा है, तो अभी अभी बताया था EF पे मिल रहा है, तो ये अपने पास डेल्टा फंक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के वैल्यू के बराबर हो गए। तो जैसे ही आपको ये वैल्यू आ गई, हम चलते हैं हमारे जीएक्स के एक्सप्रेशन में। तो आपका जीएक्स का एक्सप्रेशन कितना था, ये देखो, इसमें आप डेल एफ नोट अपॉन डेल ई की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा फंक्शन। बाकी सारी टर्म में एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, है ना, तो आप थोड़ा सा बैक करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपके पास ऑल्सो ध्यान रहे माइनस में जा रहा था ये आपके पास, देखिए देखिए ये हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इसलिए डेल्टा के आगे नेगेटिव साइन भी आएगा, है ना। तो ये आपके पास था 8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन एम एच क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे टो आपके पास 2me, और आपके पास यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे डेल्टा E माइनस ई एफ, और ये आ जाएगा DE। ध्यान रहे आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव साइन JX के एक्सप्रेशन में था और एक नेगेटिव साइन डेल्टा फंक्शन में है, दोनों मल्टीप्लाई होके ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। अब डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का आप डेल्टा के साथ में इंटीग्रेशन करते हैं, ये सपोज आपके पास ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिलती है एफ ऑफ ए, यानी जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा उसमें एक्स की जगह बस आप ए कर दीजिए, क्योंकि बाकी सब जगह एक्चुअल में क्या होता है, जब भी एक्स की वैल्यू ए के बराबर नहीं होगी तो ये फंक्शन जीरो होके पूरे इंटीग्रेशन के टर्म्स को जीरो कर देगा। सिर्फ जब एक्स की वैल्यू ए के बराबर होगी, जब एक्स की वैल्यू ए के बराबर होगी तब आपको इस फंक्शन की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा और फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए। तो ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जेएक्स की वैल्यू, सॉरी जे एक्स नहीं है, अब हमारे पास ओनली जे है, क्योंकि हमने 1/3 कर दिया ना, तो जे है हमारे पास। तो 8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन 3mh क्यूब इंटीग्रेशन। अब देखो आपके पास इसका ये मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा फंक्शन है तो वो डेल्टा हो गया, और बचा हुआ आपके पास ये पूरा फंक्शन है, ये आपके पास एफ ऑफ ई है। तो जहां जहां पर ई है वहां वहां अपन को क्या करना है, ई एफ की वैल्यू पुट करनी है वहां वहां। तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, टो। अब यहाँ पे टो क्या लेना है आपको, टो कोलिजन टाइम है, लेकिन वो कोलिजन टाइम आपको किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, ये ई एफ के करस्पॉन्डिंग। तो ये ई एफ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने लिखा है कि टो एज अ फंक्शन ऑफ ई एफ, यानी वो फर्मी एनर्जी का कोलिजन टाइम आपको लेना है, फर्मी लेवल का। बाकी यहाँ पे कितना है 2m, ई की जगह आ जाएगा ई एफ, यानी जो भी फंक्शन आपका है उसमें ई की जगह बस आप ई एफ कर दो, क्योंकि ये देखा ना आपने एक्स की जगह अपन को क्या करना है, ए करना है, और डेल्टा फंक्शन हट जाता है, डी भी हट जाता है, इंटीग्रेशन हट जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा। सो आई होप यहाँ तक अपन को समझ में आ जाएगा। होल्ड ऑन। सो जे की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, अब आप देखिए फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, एच स्क्वायर अपॉन 2m 3n अपॉन 8 पाई, और ये अपने पास आया था 2/3।
ठीक है, आप देख लेना वहां पे हमें हो सकता है एच क्रॉस स्क्वायर के टर्म में मैंने लिखा हो, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है, तो अंदर ये पाई वाला टर्म नहीं निकाला था, लेकिन अगर आप इसको एच अपॉन 2 पाई लिख के और फिर करते हैं तो ये जो पाई वाला टर्म है वो भी अंदर चला जाएगा। तो ये फर्मी एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक एच क्रॉस के टर्म में है और एक आप एच क्रॉस की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो सिंपली एच के टर्म में आपके पास ये आ जाएगा। सो फर्मी एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो जे कितना मिलेगा, 8 पाई क्यू स्क्वायर ई अपॉन 3m एच क्यूब टो ईएफ। अब देखो मैंने यहाँ ईएफ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, मैंने कहा था टो एज अ फंक्शन ऑफ ईएफ है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2m की पावर 3/2 को तो अलग ले लो और ईएफ की पावर 3/2 कर दो। ईएफ की पावर 3/2 का मतलब है एच स्क्वायर अपॉन 2m की पावर 3/2 और इसकी पावर 3/2 करोगे तो 2/3 और 3/2 मिलके 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली 3n अपॉन 8 पाई आ जाएगा आपके पास। ये देखो, ओके। अब आप यहाँ पर जितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करना। फॉर एग्जांपल आपके पास देखो 8 पाई से 8 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से आपके पास 3 कैंसिल हो रहा है ना, एंड m से आपके पास m तो कैंसिल नहीं होगा तो m आपके पास बच जाएगा, और m की भी पावर आपके पास ये देखो नीचे 2m है उसकी पावर 3/2, ऊपर 2m है उसकी पावर 3/2, तो ये 2m से ये 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, एक तो n बचेगा ये वाला, एक आपके पास क्यू स्क्वायर बच रहा है, एक आपके पास नीचे m बच रहा है, एक आपके पास टो बच रहा है ना, और आपके पास क्या बच रहा है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है। बाकी सारे टर्म्स आपके पास यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट हो चुके हैं। सो यहाँ पर आपके पास ये जे का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पर मिलेगा आपको जे की वैल्यू, ओके। सो आपके पास, और ये देखो एच स्क्वायर 3/2 है, इससे एच की पावर और यहाँ पे एच क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जे के एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना सा टर्म मिल रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जे इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपके पास ये रहा जे और ये रहा ई, इसका मतलब ये वाला जो कोफिशियंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा को। तो कंडक्टिविटी सिग्मा का फॉर्मूला कितना आया, एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ पे आ गया टो किसके करस्पॉन्डिंग, फर्मी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब देखो हम क्या यहाँ पे क्या चीज करते हैं, ये जो टो है हम इस टो को क्या ले सकते हैं, आपके पास टो है कोलिजन टाइम और ये हमें करना है फर्मी लेवल में, तो सपोज ये आपका फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और जो फ्री पाथ है मान लीजिए वो कितना है, लेमडा एफ ले लेते हैं, तो लेमडा एफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो कोलिजन टाइम हमारे पास कितना है, टो है, और स्पीड फर्मी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है सपोज हम उसे क्या लेते हैं, वीएफ ले लेते हैं, तो लेमडा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीएफ इंटू टो, तो यहाँ से टो की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेमडा एफ अपॉन वीएफ, तो देखो एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, और टो की जगह कितना आ जाएगा, लेमडा एफ अपॉन वीएफ। अब ध्यान रहे हम जानते हैं फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, अभी अभी आपने देखा एच स्क्वायर अपॉन 2m 3n अपॉन 8 पाई और इसकी पावर 2/3, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, एज यू कैन सी ईएफ आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, तो फर्मी एनर्जी आपके पास कांस्टेंट होती है। अगर आपके पास फर्मी एनर्जी कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि फर्मी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर ये फर्मी एनर्जी है तो वी की जगह हम क्या ले सकते हैं, वीएफ। अगर ये टर्म कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास तो वीएफ भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एम और टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो वीएफ आपके पास रहेगा कांस्टेंट। तो अगर आपके पास कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी एफ, ये सारे टर्म हो गए कांस्टेंट, सिर्फ आपके पास जो लेमडा एफ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और मैंने आपको प्रीवियस ड्रूड लॉरेंज थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि जो लेमडा होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों होता है आप उस लेक्चर में देख लीजिएगा। सो लेमडा आपके पास टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा भी क्या हो गया, ये तो सारे कांस्टेंट है, अगर लेमडा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिग्मा भी आपके पास टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब रो आपके पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और यही एक्चुअल रिलेशन होता है मेटल का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का रिलेशन मेटल के लिए, ठीक है। तो विच इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, देख लीजिएगा आप, ड्रू लॉरेंज थ्योरी में हमने कहा था कि रो जो है टी रेज टू पावर 3/2 क्या आ रहा था, जबकि ये एक्चुअल में, क्योंकि उसमें क्या आ रहा था, उसमें आपके पास आ रहा था टी की पावर 3/2, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, टी के प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से जो सोमरफील्ड है वो इस कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो जो सोमरफील्ड थ्योरी की सक्सेस है, सफलताएं हैं, वो कहाँ कहाँ पर मिली, ये कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर पाए, रेजिस्टिविटी एक्सप्लेन कर पाए, ये हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन कर पाए जो ड्रू लॉरेंज से पॉसिबल नहीं था, विडेमान फ्रांज लॉ को भी एक्सप्लेन कर पाए, ये आपको एग्जाम के पर्पज से बता रही हूँ मैं बस, है ना। इसके अलावा मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर पाए। अब ये कैसे एक्सप्लेन कर पाए वो हमें पढ़ना नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नुकसान क्या थे, गलतियां कहाँ कहाँ पर, किन किन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सो एक आपके पास होता है मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसका मतलब होता है कि कोई मेटल जो है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन सोमरफील्ड मॉडल से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके अलावा जो फर्मी लेवल होते हैं उनका जो आकार होता है, शेप होता है, उस शेप को भी सोमरफील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ठीक है, और आपके पास हाँ, ये आपके पास सोमरफील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर पाई, बट ओवरऑल ये मॉडल अच्छा था और सक्सेसफुल रहा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।